हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इंग्लिश माइनर फर्स्ट सेमेस्टर। जो हम पढ़ रहे थे, टोटल हमने 50 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन बचे हुए ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये आपका, एक बार फिर से बता दूं कि ये आपका BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश माइनर का जो है ये कोर्स है। जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में हम कवर कर रहे हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एट विच प्लेस विथ लव इज रिटन इन एन इनफॉर्मल लेटर। जो आपका इनफॉर्मल लेटर होता है, जो कि अपने पर्सनल पर्पजेज के लिए लिखा जाता है, चाहे फैमिली को लिखना हो, दोस्त को लिखना हो, रिश्तेदार को लिखना हो, ऐसे लेटर जो है इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो कह रहा है विथ लव जो होता है ये लिखा होता है उस इनफॉर्मल लेटर में, तो वो क्लोजिंग पे होता है या फिर ओपनिंग पे होता है या फिर उसका हेडिंग होता है या बीच में लिखा जाता है कहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आई होप सबको पता होगा कि क्लोजिंग पे विथ लव एंड रिस्पेक्ट के साथ जो है उनका नाम या फिर जो योर लविंगली ऐसे टाइप लिखा रहता है। तो विथ लव जो रहेगा इनफॉर्मल लेटर में वो क्लोजिंग पे होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मल लेटर्स इंक्लूड। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो इंक्लूड करते हैं किसको? तो जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो पर्पजेस के लिखे जाते हैं, खुद के पर्पजेस के लिए, जैसे आपका फैमिली में हो, रिश्तेदार को लिखना हो। और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर क्या होते हैं बेसिकली ऐसे बिजनेस पर्पजेस के लिए लिखना हो, HR को लिखना हो, एडिटर को लिखना हो या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए लिखना हो। तो ऐसे जो होते हैं लेटर्स वो इंक्लूड किए जाते हैं कौन से लेटर में? फॉर्मल लेटर में। तो इसमें बिजनेस लेटर भी इंक्लूड होता है, ऑफिशियल लेटर भी इंक्लूड होता है, लेटर टू एडिटर्स। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी टाइप के जो है लेटर इंक्लूड होते हैं फॉर्मल लेटर में। आगे बढ़ते हैं। भूपेश भूपेश डॉट डॉट क्लियर द स्नेक। तो यहाँ क्या लगेगा? हैज लगेगा, वाज लगेगा, हैव लगेगा। तो पहली बात, भूपेश सिंगुलर है तो हैव तो लगेगा नहीं। और आपका ये जो है क्लियर्ड है तो वाज लगेगा नहीं। जो है आपका क्या लगने वाला है? हैज लगेगा। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या लगता है? हैज या हैव। तो आपका एक वचन है तो इसलिए हैज लगेगा। तो भूपेश हैज क्लियर द स्नेक। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मल लेटर बिगिंस विथ। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनकी शुरुआत किससे होती है? तो सैल्यूएशन से होती है या फिर आपका सेंडर्स एड्रेस से होता है या फिर डेट से होता है। तो जो फॉर्मल लेटर होते हैं इनकी शुरुआत किससे होती है? डेट से होती है। अगर पर्सन का नाम भी हो तो वो भी इंक्लूड किया जाता है, तो पर्सन्स नेम भी होता है प्लस डेट, अगर पता हो तो। नहीं तो आप डेट के साथ शुरुआत करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज नॉट यूज्ड इन सैल्यूएशन। सैल्यूएशन में आप किस जो है वर्ड का यूज नहीं करते हैं? तो आप डियर सर का यूज बिल्कुल करते हैं, डियर मैडम अगर है, डियर सर है या फिर रिस्पेक्टेड सर, लेकिन आप हेलो का यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जो है सैल्यूएशन में जो है आप हेलो का यूज नहीं करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर का है। कह रहा है मिल्टन वाज बॉर्न इन। जॉन मिल्टन जो है इनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1608 में या फिर 1615 में या फिर 1708 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 9 दिसंबर 1608 में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो लंदन था, इंग्लैंड में। तो 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में ये पैदा हुए थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन मिल्टन जो हैं बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। ये कौन से साल पे जाकर ये ब्लाइंड हुए? तो 40, 50, 30 या फिर 44। बहुत सारी किताबों में आता है कि ये 44 साल पर जाकर ब्लाइंड हुए। एंड जब आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर विकीपीडिया में देखेंगे तो एज जो दिखाता है वो आपका 43 ईयर होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 43 या 44 है तो आप दोनों की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे सामने 44 है तो हम कोई झिझक ना रखते हुए 44 पर जो है करेक्ट आंसर लगा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। तो ये लिखने वाले कौन है? शेक्सपियर, सलमान रुश्दी या फिर आपके जॉन मिल्टन, R.K. नारायण। तो जो आपका अभी पहले आपने पढ़ा कि कौन से एज पर जाकर ब्लाइंड हुए, तो इसको लिखने वाले भी जो कौन है? जॉन मिल्टन ही है। अपने ब्लाइंडनेस पर ये जो है पोएम लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट आपसे प्रीपोजिशन पूछ रहा है, आपको आर्टिकल भरना है कि कौन सा सही रहेगा। तो सन के लिए कभी भी जो है जो भी ऐसे
शब्द, ऐसे वर्ड, ऐसे चीज़ें जो इकलौती हों या फिर यूनिक अपने आप में हों, तो उनके लिए आप जो है द का यूज करते हैं, द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट आपने बहुत बार सुना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सरोजनी नायडू वाज एंड डॉट डॉट पोएट। वह इंडिया के पोएट थे या अमेरिकन पोएट थे? दोनों थे, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप सबको पता होगा सरोजनी नायडू वाज एन इंडियन पोएट। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका लिरिकल बैलेंस जो है ये फेमस वर्क है किसके द्वारा किया गया है, ये लिखा गया है? तो विलियम शेक्सपियर ऑप्शंस में, या फिर दूसरा आपका विलियम वर्ड्सवर्थ, या फिर जॉन मिल्टन, सरोजनी नायडू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिरिकल बैलेंस जो है इनको लिखने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इन्होंने लिखा था 1798 में इसे। और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ, ये कैसे पोएट थे? ब्यूटी पोएट थे, या फिर लविंग पोएट थे, या फिर नेचर के पोएट थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्ड्सवर्थ वाज ए पोएट ऑफ नेचर। वह जो है नेचर रिलेटेड पोएट थे, रोमांटिक, नेचर के लिए रोमांटिक चीज़ें लिखते थे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू, वो जो है कौन से एज से बिलोंग करते थे? रोमांटिक एज से, या फिर आपका एलिजाबेथन से एज से, या फिर आपका विक्टोरियन एज से? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक रोमांटिक एज पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन इज ए फेमस वर्क बाई। जो मिडनाइट चिल्ड्रन है ये एक फेमस वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास सलमान रशीद, इसको या फिर रशीद पढ़ा जाए या फिर रशीद पढ़ा जाए, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो हिसाब से लिखा है उसका मतलब तो रशीद होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। या फिर आर के नारायण ने लिखा था, मुल्कराज आनंद ने लिखा था, सरोजनी नायडू ने लिखा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सलमान रशीद जो हैं ये लिखे थे मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत ही फेमस वर्क इनका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड अरुंधति रॉय गेट ए बुकर प्राइज। इन्हें कब बुकर प्राइज मिला था? तो इन्हें बुकर प्राइज मिला था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जो कि पारित हुई थी 1997 ईस्वी में, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। अगर पूछता है किसके लिए मिला, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मिला था 1997 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्रामर का वन मस्ट फिनिश डॉट डॉट वर्क इन टाइम। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? एक जो है उसे अपना टाइम समय से पहले ख़त्म कर लेना चाहिए, तो इसके लिए आप हिज लगाएंगे। तो यहाँ देखिए बैठा के देख लीजिए कौन सा सटीक बैठ रहा है, कौन सा पढ़ने में जो है उसका मतलब निकल रहा है। तो वन मस्ट फिनिश्ड हिज वर्क इन टाइम बिल्कुल आपका नहीं बैठ रहा है। वन मस्ट, तो इसके लिए भी एक नियम होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, कि वन मस्ट फिनिश हर वर्क बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, वन मस्ट फिनिश ओन्स वर्क, तो बिल्कुल ये करेक्ट बैठ रहा है। अगर ओ वन है लिखा है तो वहाँ ऑन्स लगेगा आपका हमेशा। वन मस्ट फिनिश ऑन्स वर्क इन टाइम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ईच हाउस डॉट डॉट वाइट। तो ईच हाउस है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब बन जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईच हाउस इज वाइट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी डॉट डॉट स्टूडेंट, तो वहाँ क्या लगाएंगे आप? एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे। आई होप सबको पता होगा, अगर आप बीकॉम में पढ़ रहे हैं तो इतना आपको पता होगा कि वी आर स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट डॉट टाइगर इज ए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो द टाइगर इज ए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यहाँ ए भी लग सकता है, 50-50 चांस है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट क्या लग रहा है आपका? बी। अगर आपको पता हो ये वाला जो है ए लगता है या दा लगता है, मेरे हिसाब से तो दा लगेगा। तो द टाइगर इज ए नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ए की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट कौन सा है आपका? बी। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माय फादर डॉट डॉट टू गो डेली मार्केट डेली। मेरे पिताजी जो हैं ये रोज मार्केट जाते हैं, तो ये बताया जा रहा है सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस में जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सिंगुलर वर्ब के साथ जो है गो या यस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ गो तो होगा नहीं, गॉन होगा नहीं, आपका वेंट होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माय फादर गोज टू मार्केट डेली। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिड सुधीर डॉट डॉट इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पहले देखेंगे आप, यहाँ आपको लगाना है अपीयर या अपीयर्ड या फिर हैज अपीयर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो पहले पहचानेंगे आप कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट है। अगर पास्ट इंडिफिनिट में जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन जो है अगर आगे डिड लग गया यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर आप जो है यहाँ वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो डिड सुधीर अपीयर इन द एग्जामिनेशन, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अपीयर्ड नहीं लगेगा। अगर सुधीर के साथ आप सुधीर के साथ अपीयर्ड लगाते सीधा तो आपका सही था, लेकिन डिड लग गया इसलिए यहाँ अपीयर लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ क्वेस्ट। तो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तलाश करना। एंटोनिम मतलब क्या होता है आपका? एंटोनिम मतलब क्या खोजना है आपको? उसका विलोम शब्द। सिनोनिम होता तो समानार्थी शब्द खोजते। तो क्वेस्ट मतलब तलाश होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सर्च मतलब भी तलाश होता, तो ये तो सिनोनिम हो गया, ये तो होगा नहीं आपका। एक्सकर्जन मतलब क्या होता है आपका? बेसिकली जर्नी, जो जिसकी जो है खोज में आप निकलते हैं, किसी भी चीज़ के खोज में आप निकलते हैं जर्नी को, तो उसे ही क्या कहते हैं आप? क्वेस्ट। तो ये भी आपका नहीं होगा। गिव अप मतलब क्या होता है? त्यागना। तो त्यागना भी इसका नहीं होगा, क्योंकि क्वेस्ट मतलब तलाश करना एंड त्यागना हो सकता है। इसका 50-50 चांसेस है। पता नहीं क्यों इसका जो है क्वेस्ट का, अगर आप सर्च मारेंगे क्वेस्ट का तलाश करना होता है, तो जो इसका है गिव अप ज़्यादा सही होगा इन तीनों में से। बाकी आप नन ऑफ दिस की ओर भी जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द गुड्स वाज या वर लगेगा, एम लगेगा, इज सेंट। तो यहाँ द गुड्स जो है वाज या वर लगेगा इनमें से, क्योंकि बता रहा है ये आपका, एंड ज़्यादा सुटेबल क्या है आपका? वर। तो द गुड्स वर सेंट, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। वाज क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो गुड्स हैं ये जो है इसका मतलब होता है सामान, तो ये ज़्यादा एक संख्या में हो गए, मतलब प्लूरल हो गया आपका, इसलिए वर लग रहा है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉडेस्ट। तो मॉडेस्ट मतलब क्या होता है आपका? विनम्र होता है। मॉडेस्ट मतलब विनम्र। आपको इसका विलोम बताना है, तो अनहैप्पी होगा, या फिर विनम्र का जो है उल्टा क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा, और या फिर आपका करेक्ट आंसर सिविलाइज्ड। तो इसका जो है एंटोनिम इसमें से कौन सा होगा आपका? सिविलाइज्ड जो मॉडेस्ट का एंटोनिम होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गुड। आपको गुड का जो है सिनोनिम छांटना है, तो इसका गुड का क्या हो जाएगा आपका? अनसिविलाइज्ड तो होगा नहीं, बुरा तो होगा नहीं। गुड का सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, एंड आपका बारबेरियन भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिसेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास कॉम्प्लेंट, या फिर आपका कॉर्डिनरी, या फिर जो है वर्थफुल, या फिर कोल्डनेस। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी। तो जो आपका उदासीनी व्यवहार होता है, इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। मेहमान नवाजी मतलब खातिरदारी करना, उदासीनी व्यवहार मतलब अच्छे से व्यवहार ना करना, तो इसका जो है विलोम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को आपको एंटोनिम बताना है, तो ब्यूटीफुल का एंटोनिम मतलब उल्टा बताना है। ब्यूटीफुल का सिनोनिम आपको बताना है, तो अगली तो होगा नहीं आपका, बुरा तो होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल मतलब मनोहरी होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, तो दोनों जो है आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा ना रखता हो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? एथीस्ट। एंड जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे आप थीस्ट कहते हैं। और जो है आपका इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वन पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, तो वो क्या कहलाएगा आपका? एथीस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम्स गॉड्स और हीरोज इज। जो पुराने टाइम के जो है गॉड्स एंड हीरोज को क्या कहा जाता था? तो लेजेंड कहा जाता था, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यू ऑलवेज, यहाँ क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे, सून लगाएंगे, अर्ली लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यू ऑलवेज कम लेट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ आई लगता या फिर कोई ही लगता तो यहाँ सिंगुलर के साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ईएस या ईएस का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ यू लगा है यानी कि प्लूरल है, तो आप वहाँ एक ही यस का ना यस या ना यस का यूज करेंगे, आप सीधा आप यू ऑलवेज कम लेट।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ। ऐसा व्यक्ति जो कभी कभी सत्य बोलता हो उसे आप क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आप लायर, झूठा। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस वो क्या कहलाता है आपका? पेनासिया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है आपका आइडियम पूछ रहा है कि जो आइडियम का मतलब है ए ब्लैक शीप, इसका मतलब क्या होता है? ए अनलकी पर्सन। आइडियम का मतलब ए ब्लैक शीप जो होता है, इसका आइडियम क्या होता है? ए अनलकी पर्सन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द आइडियम, जो आइडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रो स्टैंड फॉर। ए मैन ऑफ स्ट्रो का जो है आइडियम क्या होता है? ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसका कोई इज्जत घर में ना हो। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट होमोनस। मतलब समानार्थी शब्द आपको भरने हैं। होमोनस मतलब होता है जो सटीक बैठ रहा हो शब्द, उसको आपको भरना है। तो ही एडिट्स ए डॉट डॉट वीकली जर्नी। तो यहाँ आप बी लगाएंगे, बाई लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाई लगाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप बाई तो लगाएंगे नहीं, कोई चीज़ खरीदा नहीं जा रहा है, बाय तो लगाएंगे नहीं। यहाँ ही एडिट्स ए बी वीकली जर्नी। वी मतलब क्या होता है? दुगुना, दो गुना। तो ही एडिट्स ए वी वीकली जर्नी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेया इज डॉट डॉट बी ए। वो क्या है? कौन सा आर्टिकल भरेंगे? ए भरेंगे, एन भरेंगे, या फिर दा भरेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कौन सा भरेंगे? श्रेया इज ए बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट वन। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो नियमों के हिसाब से करेक्ट है? तो ऑप्शन ए आपका है कि डू सी। तो यहाँ जो सिंगुलर है इसके साथ डू कभी नहीं लगता है, इसके साथ कौन सा लगता है? डज लगता है। तो दूसरा जो है आपका कह रहा है, पहला तो आपका गलत हो गया, दूसरा कह रहा है डज सी नो द इंग्लिश। तो यहाँ आपका क्या रहेगा? डज सी नो द इंग्लिश। एंड यहाँ क्यों गलत है आपका? कि डज सी नोज द इंग्लिश। तो यहाँ कभी भी सी अगर सिंगुलर है तो उसके साथ अगर कोई भी डू या डज लगा है तो वहाँ नो, यस या यस नहीं लगता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी, डज सी नो द इंग्लिश। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोड द बुक पंचतंत्र। जो पंचतंत्र बुक है इसको लिखने वाले कौन है? तो चाणक्य हैं, या फिर शेक्सपियर हैं, कालिदास हैं, विष्णु शर्मा है। तो पंचतंत्र को लिखने वाले कौन है? विष्णु शर्मा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वाइल जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर के नारायण, विलियम शेक्सपियर, कालिदास, या फिर मुल्कराज आनंद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है क्वाइल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द गाइड इज ए फेमस नॉवेल बाय। किसके द्वारा द गाइड लिखा गया है? तो ये क्वेश्चन बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में, बीए बीएससी बीकॉम का जो माइनर का इंग्लिश पेपर हुआ था, इसके थर्ड सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको लिखने वाले कौन है? द गाइड को आर के नारायण। आगे बढ़ते हैं। जो शेक्सपियर हैं इन्होंने लिखा है कितने सोनेट्स को? मैंने जो आपका पार्ट 1 में क्वेश्चन बनाया था तो उसमें प्लेस पूछा गया था पार्ट 1 में, तो यही आपका सोनेट्स में मैंने बताया था कि उन्होंने जो है 38 प्लेस किए हैं एंड 154 सोनेट्स को लिखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, 154 सोनेट्स को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, 38 प्लेस को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। तो क्या भरा जाएगा आपका? द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री आपका है और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो है आर्टिकल का यूज होता है, वो होता है द मोस्ट पॉपुलर, द बिगेस्ट। तो ऐसे जो है सेंटेंसेस में आप द का यूज करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से आपको छांटना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो जो है पहला क्यों गलत है? सी ऑलवेज इन अर्ली, बिल्कुल आपका बैठ नहीं रहा है। सी इज ऑलवेज अर्ली, ये भी सी इज ऑलवेज अर्ली, ये भी गलत है आपका। और सी अर्ली इज ऑलवेज, तो बिल्कुल ये आपका बैठ ही नहीं रहा है, वर्ब कहीं है ना। तो यहाँ कौन सा आपका सही रहेगा? डी, सी इज ऑलवेज अर्ली ऑलवेज। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस छांटना है। इनमें से भी राम एंड श्याम,
अगर 2 हैं तो यहाँ आर लगेगा आपका। राम एंड श्याम, यहाँ भी वर लगता अगर सही रहता तो। और यहाँ देखिए आपका करेक्ट है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। जब 2 सिंगुलर वर्ब एंड के साथ जुड़ते हैं तो वो प्लूरल बना लेते हैं, मैंने बताया था आपको। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर इज डॉट फिश इन द बॉटल। तो देयर इज ए फिश इन द बॉटल, इन द बॉटल, तो आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। देयर इज ए एंड यहाँ दा भर देंगे, फिर देयर इज ए फिश इन द बॉटल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका। एंड मैं आपको बता दूं कि मैं जो है बीकॉम बीए बीएससी बीकॉम जो आपका माइनर सब्जेक्ट इंग्लिश का है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है। तो लगभग आपके 600-700 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगर आप पूरा देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई सॉ डॉट ओल्ड वोमेन एस्टरडे। तो आई सो एन लग जाएगा आपका, क्यों यहाँ ए नहीं लगेगा, क्योंकि AEIOU में जो आपका है एन लगता है आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट लायन इज ए जो आपका फ्रिकियस एनिमल। तो फ्रिकिशियस एनिमल है लायन, तो वहाँ क्या लग जाएगा, द लायन इज ए जो है फ्रिकिशियस एनिमल। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही इज, तो ए या लगेगा, यहाँ एन लगेगा, दा लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो यूरोपियन है, आप कहेंगे AEIOU तो आप एन लगा दीजिए, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई भी जो वर्ड है ये प्रोनाउंस करते समय अगर ध्वनि के साथ शुरू हो रहा है तो वहाँ आप ए का यूज करते हैं। जैसे आपका यूरोपियन है ना, तो यू कहेंगे आप, तो ये ध्वनि के साथ शुरू हो रहा है। एंड जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी, तो आप ध्वनि के साथ अगर किसी भी शब्द को शुरू करते हैं तो वहाँ आपका कुछ भी हो, AEIO डजेंट मैटर, आपका ए लगता है हमेशा। जैसे यूनियन आपका हो गया, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप जो है ए का यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 99 नंबर कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गीतांजलि, जो कि गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में लिखा गया था, जिसके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये जो है नोबेल, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफरिंग। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इट इज डॉट एब्जॉर्ड स्टोरी, ये जो है एक एब्जॉर्ब स्टोरी है, तो यहाँ आपका ए लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अगर यहाँ एब्जॉर्ब ये जो है ध्वनि के साथ शुरू होता तो वहाँ भी आप ए लगाते, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए आप एन का यूज़ करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं 2 पार्ट में। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि बीकॉम BSc BA माइनर सब्जेक्ट पर हैं, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।